वेलकम टू बिजनेस मॉकर। मेरा नाम अभिषेक है और आज की सबसे पहली बिजनेस न्यूज है आईटीसी की। आईटीसी को ग्रीन सिग्नल मिल गया है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से। अब ये ग्रीन सिग्नल किस चीज के लिए मिला है? बेसिकली जो आईटीसी है वो आदित्य बिरला रियल एस्टेट का सेंचुरी पल्प एंड पेपर बिजनेस को पूरा टेक ओवर करने वाला है, और वो भी स्लम्प सेल्स बेसिस के ऊपर। अब ये स्लम्प सेल्स बेसिस क्या है ये हम आगे जानेंगे, पर अभी इस न्यूज की तरफ अगर मैं बताऊं तो ये जो डील है वो पेपर और पल्प के सारे ऑपरेशंस आईटीसी के हाथ में लेकर के आ जाएगा। और इसके वजह से क्या होगा, आईटीसी का जो मार्केट है, जो मार्केट के अंदर पकड़ है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। क्योंकि आपको बता दूं मैं, आईटीसी का ब्रांड क्लासमेट आप सभी जानते होंगे। अब ये जो सेंचुरी पल्प एंड पेपर है, इसके अगर आप लास्ट क्वार्टर की रेवेन्यू देखोगे तो वो 821 करोड़ रुपीस थी। लेकिन इन दोनों कंपनीज के शेयर्स पिछले साल के कंपैरिजन में देखो तो काफी ज्यादा नीचे आए हैं। क्योंकि अगर आप सिर्फ आईटीसी का देखो तो आईटीसी 17% डाउन है, और आदित्य बिरला रियल एस्टेट की बात करें तो वो 31% नीचे गिर गया है। अच्छा, एक चीज और मैं आपको बता दूं, स्लम्प सेल्स का मतलब क्या है? क्योंकि मैंने बताया था स्लम्प सेल बेसिस पर ये डील हुई है। तो स्लम्प सेल बेसिस का मतलब होता है कि जब एक कंपनी अपना पूरा का पूरा एक बिजनेस यूनिट या फिर कोई एसेट एक साथ एक ही पेमेंट में बेच देती है, बिना अलग अलग एसेट्स या लाइबिलिटीज की वैल्यू निकाले हुए। यानी कि जो भी एसेट्स, लाइबिलिटीज, कॉन्ट्रैक्ट्स, एम्प्लॉइज या फिर उस बिजनेस से जुड़ी हुई कोई भी चीज एक साथ ट्रांसफर हो जाती है, और सामने वाली पार्टी को सिर्फ एक टोटल अमाउंट डिसाइड करके पेमेंट करना होता है। अगली बिजनेस न्यूज है दीपेंद्र गोयल की। और उससे पहले मैं बता दूं गाइस कि थोड़ा सा मेरा गला बैठा हुआ है, बट न्यूज ये है कि दीपेंद्र गोयल ने डी मार्ट के मिस्टर राधा किशन दमानी को पीछे छोड़ दिया है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी 2025 की सेल्फ मेड बिलियनर लिस्ट में सबसे ऊपर दीपेंद्र गोयल का नाम आ गया है, और उनकी कंपनी एटर्नल की जो वैल्यूएशन है वो 3 लाख करोड़ रुपीस हो गई है, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 27% ज्यादा है। और दमानी अब दूसरे नंबर पर हैं। जबकि इंटर ग्लोब एविएशन की बात करें आप, तो इंटर ग्लोब एविएशन के फाउंडर्स ने डायरेक्ट टॉप में एंट्री ले ली है, और इस साल टॉप 200 कंपनीज की जो टोटल वैल्यू है वो 15% बढ़कर 42 लाख करोड़ रुपीस पहुंच गई है। अगली बिजनेस न्यूज है रिलायंस इंडस्ट्रीज की, और खबर ये निकल के आ रही है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज हर एक क्वार्टर में एक नया री रेटिंग देख सकता है। और मैं बता दूं, रिलायंस इंडस्ट्रीज में अक्सर लोग इन्वेस्टमेंट करने से कतराते भी हैं, और ऐसा इसलिए नहीं है कि कंपनी खराब है, कंपनी अच्छी है, लेकिन इसका एनालिसिस करना काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, और कई बार तो फिगर्स सही से नहीं समझ में आते। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर केमिकल बिजनेस भी है, फ्यूल रिफाइनिंग भी है, टेलीकॉम भी है, रिटेल भी है, और ऑयल एंड पेट्रोलियम भी है। मतलब रिलायंस इंडस्ट्री, आप समझ लो ना, आपने रिलायंस में इन्वेस्टमेंट कर दिया तो ऑलरेडी आपका जो पोर्टफोलियो है वो डाइवर्सिफाई हो गया है। खैर, अगर मैं न्यूज की तरफ आऊं तो मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि 2026 तक कंपनी में $50 बिलियन के एक्स्ट्रा वैल्यू क्रिएट हो सकते हैं। अगली बिजनेस न्यूज है मारुति सुजुकी की। मारुति सुजुकी की ई विटारा से रिलेटेड ये कुछ न्यूज है, बट बहुत ही ध्यान से सुनना, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन की चीज है। क्योंकि आप ये देख लो, लोगों को लगता है कि मारुति सुजुकी इको फ्रेंडली कार्स नहीं बनाती, बट जो सीएनजी कार्स हैं वो भी उनके इको फ्रेंडली वाले मॉड्यूल्स या फिर जो उनका पोर्टफोलियो है उसके अंदर आ जाता है। तो न्यूज ये है कि कंपनी ये एक्सपेक्ट कर रही है कि उनकी ई विटारा ईवी लॉन्च करने के वजह से जो ग्रीन कार सेल्स है इंडिया के अंदर वो 45% तक पहुंच जाएगी, जो अभी 37% है। वैसे तो अभी कोई भी ईवी लॉन्च हुई ही नहीं है मारुति सुजुकी की, तो आप सोचो ये 37% कहां से आया? ये 37% वहीं से है जो मैंने आपको पीछे बताया कि इनका सीएनजी कार काफी ज्यादा बिकता है। तो कंपनी ऑल इलेक्ट्रिक सेगमेंट में पहली बार एंट्री भी लेने जा रही है, आपको पता है। और फिलहाल जो इनका पूरा फोकस है वो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर है, क्योंकि अभी भी कंपनी ने 250 करोड़ रुपए भी इन्वेस्ट करे थे, और 2000 से ज्यादा चार्जिंग स्टेशंस और 1500 ईवी वर्कशॉप्स भी ये बनाने का प्लान कर रहे हैं। और प्रीमियम मॉडल्स की बात करें तो वो प्रीमियम मॉडल भी लेकर के आएंगे, और यूथ को भी टारगेट करने का प्लान है मारुति सुजुकी का। और 2030 तक 3 और इलेक्ट्रिक मॉड्यूल्स आने वाली है मारुति, बट मुझे लगता है शायद
मारुति सुजुकी थोड़ा पीछे रह सकता है, क्योंकि टाटा की अगर आप कार्स देखो क्या लगती है, मतलब आपको प्यार हो जाएगा उनसे, आप अपनी माशूकाओं को भूल जाओगे, आपको प्यार हो जाएगा टाटा सियरा से, टाटा पंच, टाटा कर्व, टाटा नेक्सॉन। अगली बिजनेस न्यूज है हिंदुस्तान जिंक की, और हिंदुस्तान जिंक के शेयर्स में गजब की उछाल भी हमें देखने को मिल रही है। जैसे जैसे सिल्वर का प्राइस ऊपर जा रहा है वैसे ही हिंदुस्तान जिंक के शेयर्स भी भाग रहे हैं, और एनालिस्ट का ये भी कहना है कि बहुत ही जल्द हिंदुस्तान जिंक की सेल्स भी बढ़ेगी, प्रॉफिट और ज्यादा बढ़ेगी और इबिड्डा मार्जिन भी इंप्रूव होगा। लेकिन आप सोच रहे हो यार हिंदुस्तान जिंक के शेयर प्राइजेस से सिल्वर का क्या कोरिलेशन है। देखिए जो हिंदुस्तान जिंक है ना, उसके नाम में सिर्फ जिंक है, उसका जो काम है वो तो माइनिंग का है। तो जब वो माइनिंग करती है तो सिल्वर भी निकालती है जमीन के अंदर से, और जब सिल्वर निकालती है तो अब आप सोचो अगर हिंदुस्तान जिंक ने सिल्वर निकाला, ठीक है, अब सिल्वर की प्राइस ऊपर है, तो जब वो उसको बेचेगी तो हर 1 किलो के सिल्वर पे उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे। तो ये था कॉन्सेप्ट। खैर अगर मैं आपको शेयर के बारे में बताऊं तो हिंदुस्तान जिंक के शेयर्स 3.5% जंप करके अपने 16 मंथ के टॉप पर आ गए हैं, और दिसंबर में ही अगर आप देखो तो ये 19% का गेन हमें देखने को मिल सकता है, और उस वजह से कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो अब 2.43 लाख करोड़ रुपीस पे आ गई है। वहीं पे एनालिस्ट की अगर आप मानो तो उन्होंने बाइंग की टारगेट भी दे दी है। उनका कहना है कि जो स्टॉक है वो 610 से 660 तक का, मतलब जितने भी ब्रोकरेजेस हाउसेज हैं उनका ये डेटा, ये जो बाइंग की रेटिंग है, मेरी तरफ से कुछ भी गाइडेंस नहीं है, ना तो कोई रिकमेंडेशन है, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। मेरा काम न्यूज का है, तो मैंने आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए न्यूज ला करके दे दी है, और आगे की इन्वेस्टिगेशन आपको खुद ही करनी होगी। अगली बिजनेस न्यूज है टाटा केमिकल्स की, और टाटा केमिकल्स ने मार्केट से फ्रेश फंड्स रेज किए हैं, और ये कंपनी ने 1500 करोड़ रुपीस के एनसीडीज प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू इशू किए हैं। ये जो डिवेंचर्स है उनकी बात की जा रही है, और ये जो डिवेंचर्स हैं वो लगभग 3 साल के टेन्योर के हैं, और इन पर 7.06% का फिक्स्ड रिटर्न मिलेगा, जो आपको एक स्टेबल इनकम भी दे सकता है, और इन्वेस्टर्स के लिए काफी ज्यादा एट्रैक्टिव भी माना जा रहा है। और ये जो एनसीडीज हैं वो एनएससी के डेप्थ सेगमेंट पर लिस्ट होंगे, और कंपनी इस रूट से रिलेटिवली लो कॉस्ट पर लॉन्ग टर्म फंडिंग सिक्योर कर रही है। तो शायद कंपनी इससे थोड़ा सा और अपने प्रॉफिट मार्जिन्स को सुधार सकती है, और जो कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है टाटा केमिकल्स में वो शायद इस जो फंड रेज किया हुआ है कंपनी ने उससे कुछ चीजें सुधर भी सकती हैं। अगली बिजनेस न्यूज है एलएनटी की। एलएनटी ने टूरिज्म, स्पोर्ट्स और रियल एस्टेट के अंदर बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट जीते हैं, और इन कॉन्ट्रैक्ट्स की जो प्राइस है वो है 2500 करोड़ से लेकर के 5000 करोड़ रुपीस तक, और ये सारे ईपीसी ऑर्डर्स हैं। और अगर मैं इन ऑर्डर्स के स्पेसिफिकेशंस में जाऊं तो मध्य प्रदेश के अंदर आचार्य शंकर म्यूजियम, असम में फीफा स्टैंडर्ड फुटबॉल स्टेडियम, और मुंबई में लग्जरी रेसिडेंशियल टावर्स बनाने के ये सारे ऑर्डर्स मिले हैं। और ये सब प्रोजेक्ट्स कंपनी के बिल्डिंग एंड फैक्ट्री सेगमेंट को बूस्ट देंगे, और एलएनटी के शेयर्स इस साल अगर मैं बताऊं तो वो ऑलरेडी 10.7% जंप कर गए हैं, और नए कॉन्ट्रैक्ट से भी कंपनी की ग्रोथ और ऑर्डर बुक दोनों स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिल रही है। और यार मैं काफ़ी दिनों से ये नोटिस कर रहा हूँ कि जिस दिन मैं आपको याद दिलाना भूल जाता हूँ कि आपने वीडियो लाइक नहीं करी है, और उस दिन आप हमारी वीडियोस को लाइक नहीं करते। प्लीज़ यार ऐसा मत कीजिए, आप हमारी हर एक वीडियो को लाइक करें, हमें सपोर्ट करें, ताकि हम और ज़्यादा ऑडियंस तक पहुँच सकें। और अगर आप चाहते हो ऐसी ही डेली बिजनेस न्यूज़ आपको मिलती रहे तो हमें सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे भी हिट कर दें। बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम।